हर दिन आप कई भावनाएं महसूस करते हैं, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा, और जब कुछ नहीं महसूस करते, वो भी एक भावना है। हम अक्सर अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते, पर वे सच में हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती हैं। बिना मदद के अपनी भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। थिबॉट मुरिस की मास्टर योर इमोशंस के इस सारांश में आप जानेंगे कि भावनाओं को समझना क्यों जरूरी है। दुखी या परेशान महसूस न करना इतना मुश्किल क्यों है। आप जानेंगे कि अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से कैसे देखें। यह आपको बुरी भावनाओं को कम महसूस करने में मदद करेगा। याद रखें, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं। वे मददगार हैं जो आपको एक मजबूत और खुश इंसान बनने में सहायता करती हैं। आइए जानें कि भावनाओं से दोस्ती कैसे करें और उनका इस्तेमाल खुश रहने में कैसे करें। आपका जीवन रक्षा तंत्र आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। आज आपका जीवन पूर्वजों से बहुत अलग है। आपको खाने के लिए जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं। आपको जानवरों से छिपने या डरने की जरूरत नहीं है, वे आपके घर पर हमला नहीं कर सकते। इन बदलावों के बावजूद आपके पास अभी भी एक जीवित रहने का तंत्र है जो गायब नहीं हुआ है। जब आप खतरे में होते हैं तो यह तंत्र आपको भागने की ऊर्जा देता है। यही तंत्र अच्छी बातों से ज्यादा बुरी घटनाओं को याद रखता है। आपके पूर्वजों के समय में बुरी घटनाओं के अक्सर खतरनाक नतीजे होते थे। जैसे अगर कबीले ने आपको निकाल दिया तो आपके बचने के मौके कम हो जाते। कौन आपको बचाता? आज भी बुरी घटनाएं भावनात्मक तनाव पैदा करती हैं, भले ही जान का खतरा न हो। जब आपका बॉस आपको डांटता है तब भी बुरा लगता है। आप तब भी दुखी होते हैं जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है। यह नकारात्मक सोच हमारे पूर्वजों को बचाती थी, पर आज यह ज्यादा मददगार नहीं है। अगर बॉस या दोस्त नाराज हों तो यह जीवन मरण का सवाल नहीं होगा। हालांकि भावनात्मक दर्द हमें असुविधा देता है। खुश रहने के लिए नकारात्मकता से सक्रिय रूप से लड़ें। खुश रहना आपके जीवन में काफी सुधार ला सकता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो अच्छा खाना खाने पर निकलता है। यह आपके आनंद केंद्र तक पहुंचकर आपको खुश करता है। डोपामाइन अच्छा महसूस कराता है, इसलिए कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वे ज्यादा खा सकते हैं या सेक्स के आदी बन सकते हैं। किसी भी तरह की लत स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप मानते हैं कि भौतिक चीजें खुशी देती हैं, तो नई कार या फोन आपको खुश करेगा। अन्य भौतिक चीजों की तरह आप नई कार या फोन में व्यस्त हो जाते हैं। यह आपको खुश करेगा, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। इसे हेडोनिक अनुकूलन कहा जाता है। यह अस्थायी खुशी आपको इसके पीछे भगाती है, चाहे वो कम समय की ही क्यों ना हो। हम सभी के पास खुशी का एक निश्चित स्तर होता है। यह व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार भिन्न हो सकता है। कुछ लोग स्वभाव से खुश रहते हैं, कुछ तटस्थ। जब आप डोपामीन उत्तेजक काम करते हैं, खुशी बढ़ती है। नई कार या फोन खरीदने का उदाहरण लें। इससे खुशी बढ़ती है, पर फिर सामान्य हो जाती है। क्या इसका मतलब है खुशी न खोजें क्योंकि वह टिकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनिया ल्यूबोमिर्स्की के अनुसार खुशी का 1% होता है। 50% जीन से, 40% आंतरिक और 10% बाहरी कारकों से आता है। खुश रहना आप पर निर्भर है, परिस्थितियों पर नहीं। सच्ची खुशी अंदर से आती है। भावनाओं की प्रकृति। भावनाओं को संभालना मुश्किल हो सकता है, खासकर नकारात्मक हों तो। आप गुस्से या निराशा को तुरंत काबू नहीं कर सकते, चाहे कितनी कोशिश करें। लेकिन यह समझकर भावनाओं को संभाल सकते हैं कि वे अस्थायी हैं और बीत जाएंगी। उदाहरण के लिए, पेनेलोप चिड़ी है क्योंकि वह देर से उठी। इसका मतलब है उसे नहाने, नाश्ता करने और काम पर जाने में जल्दबाजी करनी होगी। यह निराशा की भावना जल्दी दूर नहीं होती। अगर वो खुद से कहे कि इसे भूल जाए, तो भी यह तरीका हमेशा काम नहीं करता। इसके बजाय पेनेलोप अपनी भावनाओं से खुद को अलग कर सकती है। वो कह सकती है, हाँ मैं परेशान हूं, पर यह चिढ़ धीरे धीरे कम होगी और मैं बेहतर महसूस करूंगी।
भावनाएं आती हैं और जाती हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेगा। नकारात्मक भावनाएं जरूरी नहीं कि बुरी हों। उन्हें पूरी तरह से बेकार मत समझो। कभी कभी वे आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। असफलता की भावना आपको अगली बार और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। किसी प्रिय व्यक्ति को खोने से आप उन लोगों की कद्र कर सकते हैं जो अभी भी आपके साथ हैं। अगर आप अभी भी नकारात्मक भावनाओं से जूझ रहे हैं तो याद करें, जब आपने पहले इनका सामना किया था, आपने पहले भी मुश्किल हालात का सामना किया है और उनसे पार पाया है। चाहे आप अभी कितना भी बुरा महसूस कर रहे हों, जान लें कि यह भावना गुजर जाएगी। नकारात्मक भावनाओं से निपटने का एक और अच्छा तरीका है याद रखना कि वे आपको परिभाषित नहीं करती। अगर आप उदास महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अवसाद है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप असफल हैं। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं वह आपको कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता। याद रखें, खुश रहने के लिए आपको सकारात्मक रवैया बनाए रखना होगा। क्या आपने सुना है, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं? यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियों पर लागू होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक मुश्किल हालात में हैं। आप वो टेस्ट पास नहीं कर पाए जिसके लिए खूब पढ़ा और स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। ये घटनाएं आपका ध्यान जीवन के उन पहलुओं पर ले जाती हैं जो अच्छे नहीं चल रहे। आप वजन बढ़ने, अकेलेपन और उदासी महसूस कर सकते हैं। नकारात्मकता को हावी न होने दें, प्रमुख भावनाओं से मुक्त हों। जब आप कुछ महसूस करें तो उस भावना के प्रति सजग रहें। याद रखें, यह भावना जल्द ही गुजर जाएगी। इससे भावनाओं को समझने और उनके कारण जानने में मदद मिलेगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। सोफिया को लगा कि गलतियां करने से उसे गुस्सा आता है। वह छोटी गलतियों पर खुद से नाराज हो जाती है। सोफिया ने यह लिखा और गुस्से में अपना निरीक्षण करने लगी। वह अक्सर पुरानी गलतियों पर भी ध्यान देती थी। वह सोचती कि वह कुछ सही नहीं कर सकती और हारी हुई है। लेकिन सोफिया ने इस नकारात्मक चक्र से बचने का तरीका खोजा। उसने याद दिलाया कि वह इंसान है और गलतियां होती हैं। सोफिया ने अपनी उपलब्धियों को भी याद किया। नकारात्मक सोच के चक्र को तोड़ने के लिए खुद को देखने की आदत डालें। पहचानें कि क्या आपकी भावनाओं को उकसाता है। उस वक्त आप क्या सोचते हैं? क्या आपको नकारात्मक चक्र से निकलने में मदद करता है और आप इससे क्या सीखते हैं? अपनी सोच बदलना। बाहरी कारक आपकी खुशी के सिर्फ 10% के लिए जिम्मेदार हैं। बाहरी कारकों में शामिल हैं जैसे आपके पास कितना पैसा है या कुछ जीवन लक्ष्य, जैसे 30 से पहले शादी करना। ज्यादा सटीक रूप से इन्हें मान्यताएं कहा जाता है। ये मान्यताएं चाहे कितनी भी छोटी हों, फिर भी आप पर असर डालती हैं। इसलिए आपको इन चीजों को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। यहां कुछ आम मान्यताएं हैं। यह एक समस्या है। क्या हो अगर आपकी वर्तमान समस्या वास्तव में कोई समस्या न हो? केटी ने सुना कि उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। पहले उसने सोचा कि ऐसा हुआ तो बड़ी मुसीबत होगी, पर फिर उसने इसे अपने सपनों की नौकरी पाने का मौका समझा। मुझे शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह अपेक्षा अक्सर माता पिता और समाज से आती है। लोगों के कहने से आपको कुछ करना जरूरी नहीं है। शादी और बच्चे आपकी पसंद हों, न कि दूसरों का दबाव। मुझे भविष्य से डर लगता है। सभी भविष्य से डरते हैं क्योंकि वो अनिश्चित है, पर इसकी ज्यादा चिंता करना फायदेमंद नहीं है। भविष्य की चिंता से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान दें। वर्तमान पर ध्यान देकर ही आप बेहतर कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ें। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सीखें। घटनाएं नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। यही तय करेगा कि आप खुश रहेंगे या दुखी। अपनी भावनाओं को जाने दें। खुश रहने के लिए भावनाओं को दबाकर न रखें। क्रोध, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने पिछले अध्यायों में इन बातों पर चर्चा की है और ये शारीरिक रूप से भी प्रकट हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पसीजते हैं, गर्मी महसूस होती है और ध्यान नहीं लगता। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाकर रखना ठीक नहीं है। पहले अपनी भावनाओं को खुद से अलग करके देखें।
जब पेनी के बॉस ने तीसरी बार उसका काम सुधारा तो वह खुद को मूर्ख समझने लगी। उसे लगा कि वह अपनी नौकरी और पद के लायक नहीं है। पेनी के लिए ऐसा महसूस करना सामान्य था, पर उसने इस भावना से खुद को अलग करने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे मूर्ख लग रहा है, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। भावना से तादात्म्य और उसे अपने से अलग देखने में बड़ा अंतर है। पेनी ने खुद को नकारात्मक विचार देना भी बंद कर दिया। आमतौर पर पेनी उन पलों को याद करती जब वो बेवकूफ महसूस करती, जिससे वो और भी बुरा महसूस करती। तो उसने अपनी मूर्खता की भावना को बढ़ावा न देने का फैसला किया। दूसरा, अपनी भावनाओं को नाम दें। भावनाओं को अस्थायी समझें, जैसे कपड़े जो आप बदल सकते हैं। भावनाएं आपको परिभाषित नहीं करती। भावनाओं पर नजरिया बदलने के लिए पेनी के की को याद करें। मैं दुखी हूं सोचने के बजाय कहें, मुझे दुख लग रहा है या मैं उदासी महसूस कर रहा हूं। यह आपको अपनी भावनाओं से दूर करेगा, जिससे उन्हें जाने देना आसान होगा। तीसरा, अपनी भावनाओं को पकड़कर मत रखो, उन्हें जाने दो। समझो कि आप दो कारणों से भावनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। एक, यह उस कहानी को मजबूत करता है जो आप खुद से कहते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो खुद को और भी ज्यादा दुखी कर लेते हैं। अफसोस की बात है, लोग अक्सर खुद को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं। दो, आप सोचते हैं कि आप अपनी भावनाएं हैं, पर आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक अपनी भावनाओं से पहचान न छोड़ें। एमिली को अधूरापन महसूस होता था। दोस्तों और सहकर्मियों की तुलना में वह खुद को हारी हुई मानती थी। उनकी उपलब्धियों से एमिली को ईर्ष्या होने लगी। इसलिए एमिली ने दैनिक लक्ष्यों की एक सूची बनाई। उसे खुद पर गर्व महसूस करने की जरूरत थी। उसने असंभव लक्ष्यों को अपनी सूची से हटा दिया। जैसे एमिली ने लिखा कि वह 1 घंटे जॉगिंग करेगी, पर 1 घंटे की जॉगिंग के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। इस लक्ष्य को न पाकर एमिली को बेकार सा लगा। अपने को अक्षम समझकर एमिली और भी दुखी हुई। इसलिए उसने धीरे धीरे भावनाओं को छोड़ने का फैसला किया। यह सोचना गलत था कि वह असमर्थ थी। एमिली ने प्राप्य लक्ष्य बनाए और तनाव मुक्त हुई। धीरे धीरे लक्ष्य पाने से एमिली का आत्मविश्वास बढ़ा। चौथा, भावनाओं को छोड़ने के लिए सेडोना विधि सीखें। सेडोना विधि हेल ड्वोस्किन की किताब का सिद्धांत है। यह आपको मुक्त होने में मदद करता है 3 अलग अलग तरीकों से। पहला तरीका है भावनाओं को न दबाना। नकारात्मक भावनाओं को कभी न पकड़ें, उन्हें जाने दें। दूसरा है भावनाओं के लिए जगह बनाना। इससे आप भावनाओं को स्वीकारते हैं, बिना उनसे चिपके या उन्हें आपको परिभाषित करने दिए। बस उन्हें आने दें। तीसरा तरीका है उनका स्वागत करना। इसमें बिना निर्णय के भावनाओं को स्वीकार करना है। उन्हें गहराई से देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कहां से आ रही है। सेडोना विधि के अनुसार भावनाओं को छोड़ने के ये 5 चरण हैं। पहला चरण, एक विशिष्ट भावना पर ध्यान दें जिस पर काम करना है। यह मजबूत भावना होना जरूरी नहीं, जैसे लंबी कतार में खड़े होकर चिढ़ महसूस करना। चरण 2 और 3, चुने गए तरीके के आधार पर खुद से ये सवाल पूछें। पहले तरीके के लिए, क्या मैं इसे जाने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? दूसरे तरीके के लिए, क्या मैं इसे यहां रहने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? तीसरी विधि में, क्या मैं इस भावना का स्वागत कर सकता हूं? क्या मैं इस भावना का स्वागत करूंगा? हर सवाल का ईमानदारी से और पूरी तरह जवाब देने की कोशिश करें। कोई सही या गलत जवाब नहीं है। यह बस समझने का तरीका है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और फिर उसे रहने दें। चौथा चरण, खुद से पूछें कब। आपका जवाब हमेशा अभी होना चाहिए। आपको इस भावना को छोड़ना होगा। बहाने मत बनाओ। आपको इसे हर हाल में जाने देना चाहिए। पांचवां चरण, पूरी प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक चुनी गई भावना खत्म न हो जाए। सेडोना विधि इतनी सरल लगती है कि आप इसकी प्रभावशीलता पर शक कर सकते हैं, है ना? पर कभी कभी सबसे सरल चीजें ही जीवन पर गहरा असर डालती हैं। भले ही आप इस प्रक्रिया पर पूरा भरोसा न करें, फिर भी इसे आजमा सकते हैं। रोज अपनी भावनाओं को छोड़ने का अभ्यास करें। जल्द ही आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाएंगे। कैसे भावनाएं आपको सही दिशा दिखा सकती हैं? भावनाएं आती जाती हैं, पर अस्थायी होने का मतलब यह नहीं
कि वे जीवन नहीं बदल सकती। कोई भी जीवन में असहज या दुखी महसूस नहीं करना चाहता, है ना? पर कभी कभी ये भावनाएं एक संकेत हो सकती हैं। भावनाएं संदेश देती हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हैरियट हमेशा तनाव में रहती थी। कुछ भी उसे खुश नहीं करता था, न नौकरी, न रिश्ते, न ही उसकी उपलब्धियां। फिर एक दिन हैरियट ने नए शहर जाने का फैसला किया। यह हैरियट के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। वो हर नए दिन की प्रतीक्षा करती और छोटी चीजों में खुशी पाती। हैरियट पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। भावनाओं को समझने के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। अगर हैरियट भावनाओं को नजरअंदाज करती तो ये फैसला न ले पाती। उसे पता था कि बदलाव चाहिए। अगर नाखुशी न मानती तो ये संभव न होता। आत्म जागरूकता से आप अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार समझ सकते हैं। यह विचार जिम डेथमर और डायना चैपमैन की किताब इट 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप से लिया गया है। आत्म जागरूकता का अभ्यास एक ही लाइन से किया जा सकता है। जो भी सोचें, महसूस करें या करें, पूछें कि क्या यह रेखा के ऊपर है या नीचे। रेखा के ऊपर होना यानी अपने कार्यों के प्रति जागरूक होना। इसका मतलब है कि आप सकारात्मक मानसिकता में हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं और ध्यान से सुन रहे हैं तो आप रेखा के ऊपर हैं। आप अपनी भावनाओं को महसूस करते, चीजों की सराहना करते और जिम्मेदारी लेते हैं। रेखा के नीचे होने का मतलब है भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल है। कुछ व्यवहार जो दिखाते हैं कि आप रेखा के नीचे हैं। आप हमेशा दोष ढूंढते, बहस करते, अफवाहें फैलाते और अपने विचारों को चुनौती नहीं देने देते। आप उन लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं जिनकी राय आपसे अलग है। जो भी करें, पहले पूछें, क्या यह रेखा के ऊपर है या नीचे? इसका जवाब आपको फैसला लेने में मदद करेगा। क्या आपको अपनी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए? अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करना। भावनाओं को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य क्या है? यह सकारात्मक भावनाओं का अनुभव बढ़ाने का तरीका है। पहले अपनी वर्तमान भावनात्मक स्थिति जानें। एक हफ्ते तक रोज की भावनाओं पर ध्यान दें। इसके लिए नोटबुक या कागज का इस्तेमाल करें। भावनाओं को 1 से 10 तक रेट करें। 1 सबसे बुरा, 10 सबसे अच्छा। हर हफ्ते के अंत में कुल स्कोर दें। इसके अलावा इन सवालों के जवाब दें। आपने कौन सी नकारात्मक भावनाएं महसूस की? इन भावनाओं का कारण क्या था? नकारात्मक अनुभव और उसकी व्याख्या याद करें। क्या आपकी व्याख्या सही थी? यह स्थिति के तथ्यों के कितना करीब था? नकारात्मक भावना रोकने के लिए क्या किया? क्या यह खुद हुआ या आपने कुछ किया? आगे इन भावनाओं से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करके आप 2 चीजें हासिल करेंगे। पहली, आप हर हफ्ते उनसे अवगत रहेंगे। यह आपको सकारात्मक रहने या खुश होने के तरीके खोजने में मदद करेगा। दूसरी, आप नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने का अभ्यास कर सकेंगे। निष्कर्ष: पहला, आपने नकारात्मक भावनाओं के बारे में सीखा। ये हमारे पूर्वजों की जीवित रहने की प्रणाली का हिस्सा थीं, इसलिए आप में नकारात्मकता है। आपको इस नकारात्मकता से लड़ना होगा क्योंकि यह आपको खुश होने से रोकती है। आपकी खुशी आपके कर्म और विचारों पर निर्भर है, न कि परिस्थितियों पर। दूसरा, आपने सीखा कि भावनाएं अस्थायी होती हैं। यह याद रखें, खासकर जब आप नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हों। याद रखें, सभी बुरी चीजें जल्द गुजर जाएंगी और आप उन्हें पार कर सकते हैं। तीसरा, आपने खुश रहने के लिए दृष्टिकोण बदलने के बारे में सीखा। लोगों की आपके बारे में धारणाओं को न सुनें। उदाहरण के लिए, अगर आप न चाहें तो शादी करने और बसने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ करना जो आप नहीं चाहते कभी खुशी नहीं देगा। चौथा, आपने भावनाओं को न रोकना सीखा। खुद को अलग कर भावनाओं को देखें, नाम दें और आने दें। पांचवां, आपने आत्म जागरूकता के बारे में सीखा। भावनाएं संकेत हो सकती हैं कि जीवन में कुछ बदलना चाहिए। सोचें कि हर विचार और कार्य रेखा के ऊपर है या नीचे। ऊपर होने का मतलब लाभ, नीचे होने का मतलब परेशानी। छठा, आपने भावनाओं को रिकॉर्ड करना सीखा। अपनी भावनाओं पर नजर रखें ताकि खुश रहने के तरीके खोज सकें।
याद रखें, आपकी भावनाएं आपको परिभाषित नहीं करती। वे आती हैं और चली जाती हैं। अच्छी भावनाएं खुशी लाती हैं, बुरी कुछ सिखाती हैं। दोनों का उपयोग खुशहाल और पूर्ण जीवन के लिए कर सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस के इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि यह सारांश आपको अपनी भावनाओं को बेहतर समझने और संभालने में मदद करेगा। याद रखें, भावनाओं पर नियंत्रण पाना खुशहाल जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।